अच्छा, कभी सोचा है जब हम कोई चीज कूड़ेदान में फेंकते हैं तो वो फेंकना मतलब वो चीज जाती कहाँ है ना? एक छोटा सा सवाल। पर यही छोटा सा सवाल हमें एक बहुत बड़ी चीज से जोड़ता है, हमारे पर्यावरण से। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं कि ये कचरा, हम और हमारा पर्यावरण, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जब हम कोई चीज कूड़ेदान में डालते हैं तो असल में उसके साथ होता क्या है, उसका सफर कहाँ से शुरू होता है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब हमारे पर्यावरण की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं से हमारे फेंके हुए कचरे की असली कहानी शुरू होती है। और यकीन मानिए, इसका अंत काफी हैरान करने वाला और उलझा हुआ है। देखिए, हमारे कचरे को ना हम मोटे तौर पर दो टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है बायोडिग्रेडेबल की, मतलब जैव निम्नीकरणीय। इसमें क्या आता है? सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, ऐसी चीजें जिन्हें छोटे छोटे जीव जंतु आसानी से तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। दूसरी टीम थोड़ी खतरनाक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी अजैव निम्नीकरणीय, जैसे कि प्लास्टिक। ये चीजें सैकड़ों सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो सवाल वही है, आखिर ये कचरा, खासकर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो जाता कहाँ है? असल में वो हमारे ग्रह के एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। चलिए जरा समझते हैं कि ये इकोसिस्टम आखिर काम कैसे करता है। किसी भी इकोसिस्टम की कहानी दो बहुत जरूरी चीजों से शुरू होती है। एक है सूरज, जिससे सारी एनर्जी मिलती है, और दूसरी है हमारी पृथ्वी, जो जीवन का घर है। बस इन्हीं दोनों से जीवन का ये पूरा जटिल ताना बाना बुना जाता है। तो ये पारितंत्र या इकोसिस्टम है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बगीचा हो या कोई तालाब। वहां पर हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है ना? मतलब पेड़ पौधे, जानवर और साथ ही मिट्टी, पानी, हवा भी। ये सब मिलकर एक बड़े ही नाजुक बैलेंस में काम करते हैं। अब इस सिस्टम में ना हर किसी का अपना एक रोल है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी उत्पादक, जैसे हरे पौधे जो सूरज की रोशनी से खाना यानी एनर्जी बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ता, जो इन पौधों को या दूसरे जीवों को खाते हैं। और आखिर में आते हैं डीकंपोजर्स, मतलब अपघटक, जैसे बैक्टीरिया। इनका काम है मरे हुए जीवों को सड़ाकर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देना। तो ये है जीवन का एक पूरा सर्कल जो लगातार चलता रहता है। तो इन सारे किरदारों को, इन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स को आपस में जोड़ता क्या है? जवाब है एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह। चलिए देखते हैं कि ये एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है और वो जाल बनाती है जिसे हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सिंपल सी फूड चेन को देखना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। घास है जिसे बकरी खाती है और फिर उस बकरी को इंसान खाता है। बस ये एनर्जी के बहने का एक सीधा सा रास्ता है। यहाँ घास हो गई प्रोड्यूसर, बकरी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर और इंसान हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस फूड चेन में जो हर स्टेप है ना, घास, फिर बकरी, फिर इंसान, हर स्टेप को एक ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर कहा जाता है। इसे आप एक एनर्जी पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। सबसे नीचे बेस में पौधे होते हैं और सबसे ऊपर होते हैं टॉप के शिकारी। पर यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला नियम काम करता है। पता है क्या? जब कोई एक जीव दूसरे को खाता है ना, तो उसे उसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है। सोचिए, बाकी की पूरी 90% एनर्जी या तो उस जीव की अपनी जिंदगी की प्रक्रियाओं में खर्च हो जाती है या फिर गर्मी बनकर उड़ जाती है। अब इस 10% रूल का एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि हर स्टेप पर इतनी ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए फूड चेन्स कभी भी बहुत लंबी नहीं हो सकती। आमतौर पर ये 3 या 4 लेवल पे जाके खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद आगे जाने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। अच्छा, अब इन सारी बातों को हमारी पहली बात से जोड़ते हैं, मतलब हमारे कचरे से। सोचिए क्या होता होगा जब हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, जैसे प्लास्टिक या केमिकल्स, एनर्जी के इस नाजुक सिस्टम में घुस जाता है। हमारे काम, हमारे पच्छिन हमेशा के लिए रह जाते हैं। कुछ खतरनाक केमिकल्स, जैसे कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, जब पानी में मिलते हैं तो वो एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जीव से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होते, ये जमा होते जाते हैं। हर अगले लेवल पर इनकी मात्रा और ज्यादा हो जाती है।
इसी प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, और क्योंकि इंसान अक्सर फूड चेन के टॉप पर होता है, ये जहरीले केमिकल्स सबसे ज्यादा हमारे ही शरीर में जमा होते हैं। हमारे कामों का एक और बहुत बड़ा असर पड़ा है हमारे प्लैनेट के एक अदृश्य सनस्क्रीन पर। हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की। ये परत हमारे वायुमंडल में एक शील्ड की तरह है, एक सुरक्षा कवच जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायोलेट किरणों से बचाती है। ये वही किरणें हैं जिनसे स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। 1980 के दशक में साइंटिस्ट ने देखा कि यह सुरक्षा कवच तेजी से पतला हो रहा है, इसमें छेद हो रहा है। वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। ये वो केमिकल्स थे जो उस जमाने में फ्रिज और स्प्रे कैन्स में इस्तेमाल होते थे। पर यह कहानी एक उम्मीद भी देती है। 1987 में दुनिया के सारे देश एक साथ आए और उन्होंने CFCs का प्रोडक्शन रोकने का फैसला किया, और उसका नतीजा आज ओजोन की परत धीरे धीरे ही सही पर ठीक हो रही है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब इंसान मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ओजोन की कहानी हमें ये दिखाती है कि मिलकर काम करने से वाकई बदलाव आता है। अब सवाल ये है कि हम और आप अपनी रोज की जिंदगी में क्या कर सकते हैं? जवाब हमारी अपनी चॉइसेस में, हमारी अपनी पसंद में छिपा है। अक्सर बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ना छोटी छोटी आदतों में होता है। जैसे शॉपिंग के लिए प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का थैला ले जाना, जब कमरे में कोई ना हो तो लाइट और पंखे बंद कर देना, या फिर थोड़ी दूर जाने के लिए गाड़ी निकालने के बजाय पैदल चले जाना। ये कदम देखने में बहुत छोटे लगते हैं, पर जब करोड़ों लोग एक साथ इन्हें उठाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी पावरफुल लहर बन जाते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, अगर हमारी हर एक छोटी बड़ी पसंद एक लहर पैदा करती है तो हम सब मिलकर कैसी दुनिया बना रहे हैं? ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।